नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम मिडल ईस्ट की उस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो पिछले 2 हफ्तों से और भी ज्यादा उलझ गई है। हमारे पास इस विषय पर कई सारे आर्टिकल्स, कुछ रिसर्च पेपर्स और सोशल मीडिया के थ्रेड्स हैं और सवाल सीधा है, हेडलाइंस के पीछे असल में चल क्या रहा है। 1 महीने के सीजफायर के बावजूद शांति की बात तो दूर, तनाव और बढ़ता दिख रहा है। तो चलिए इन सोर्सेज में उतरते हैं और सच ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज की ये पड़ताल प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और स्टाइलो न्यूज, जो कि एआई संचालित न्यूज एप्लीकेशन है, द्वारा तैयार की गई है। बिल्कुल, और सवाल बहुत वाजिब है क्योंकि सतह पर जो दिख रहा है उसके नीचे कई परतें हैं। एक तरफ कूटनीति की बातें हो रही हैं, शांति योजनाओं का जिक्र है, तो दूसरी तरफ जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। आज हम इन्हीं परतों को एक एक करके खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये अलग अलग टुकड़े मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। तो फिर शुरुआत जमीन से ही करते हैं। हाँ। अक्टूबर 2025 का वो सीज फायर जिसे 1 महीना हो चुका है, सोर्सेज बता रहे हैं कि ये शांति बहुत नाजुक है। सबसे पहले बंधकों के मामले में क्या अपडेट है? वो एक बहुत ही भावनात्मक पहलू है। पिछले कुछ दिनों में हमास ने रेड क्रॉस के जरिए कई बंधकों के अवशेष लौटाए हैं। अच्छा। इनमें अमेरिकी नागरिक उमर न्यूट्रा और 2014 में मारे गए सैनिक हदार गोल्डन जैसे नाम शामिल हैं। तो परिवारों के लिए ये एक तरह का दुखद अंत है, एक क्लोजर है। हाँ, एक तरह से क्लोजर है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी भी कई बंधकों के अवशेष गाजा में ही हैं और ये बात दोनों तरफ के तनाव को जिंदा रखे हुए है। तो एक तरफ ये इमोशनल क्लोजर देने की कोशिश है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का इंतजार अभी भी जारी है। ये अपने आप में एक प्रेशर पॉइंट है। और इसी बीच सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि सीज फायर के बावजूद मिलिट्री एक्शन रुका नहीं है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? यही तो जमीनी हकीकत की जटिलता है। इजरायली सेना ने सीज फायर के दौरान भी गाजा में, खासकर रफा के इलाके में, हमास की सुरंगों को निशाना बनाना जारी रखा है। अच्छा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी करीब 200 हमास लड़ाके इन सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। तो इजराइल का तर्क क्या है इस पर? ये सीज फायर का उल्लंघन नहीं है? उनका तर्क है कि ये सीज फायर तोड़ने जैसा नहीं है, बल्कि ये अपनी सिक्योरिटी को पक्का करने की एक कार्रवाई है। लेकिन क्या इसका कोई और भी एंगल हो सकता है? कुछ रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि ये सुरंग ऑपरेशन सिर्फ हमास को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सेना के आने से पहले जमीन पर अपना कंट्रोल मजबूत करने की एक कोशिश है। क्या इस नजरिए में कोई दम है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई की तरह देखना शायद अधूरी तस्वीर होगी। भविष्य में एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल या इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF की तैनाती की बात हो रही है। हाँ। ऐसे में जमीन पर जितना ज्यादा कंट्रोल होगा, बातचीत की मेज पर आपकी आवाज उतनी ही बुलंद होगी। तो हाँ, ये भविष्य के बिसात के लिए मोहरे सेट करने जैसा है। और इस सब के बीच आम लोगों का क्या हो रहा है? मानवीय संकट की क्या स्थिति है? स्थिति भयावह है। ये शब्द भी शायद कम पड़ जाएं। संघर्ष में 69,000 से ज्यादा फलस्तीनियों के मौत की खबरें हैं। बॉर्डर क्रॉसिंग पूरी तरह से खुली नहीं है। खाने पीने का सामान रखने वाले गोदाम तबाह हो चुके हैं। नतीजा ये है कि खाना, दवाइयाँ और बाकी बुनियादी जरूरत की चीजों की भारी कमी है। बिल्कुल भारी कमी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद उत्तरी गाजा में जिकिन क्रॉसिंग को मानवीय सहायता के लिए खोला गया है, जिससे थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन जरूरत के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तो जमीन पर हालात बहुत नाजुक हैं। एक ऐसा सीज फायर जो किसी भी पल टूट सकता है, एक गहरा मानवीय संकट और भविष्य को लेकर सैन्य दावपेच। जाहिर है ऐसे में सारी नजरें इंटरनेशनल प्लेयर्स पर टिक जाती हैं। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या बड़ी कोशिशें हो रही हैं? डिप्लोमेसी के सेंटर में इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना है। 17 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका के लाए एक प्रस्ताव को पास भी कर दिया, जो इस योजना का समर्थन करता है। अच्छा, तो इस योजना में मुख्य बातें क्या हैं? इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, हमास का पूरी तरह से निरस्त्रीकरण। दूसरा, गाजा में हालात संभालने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल यानी ISF की तैनाती। और तीसरा, एक अंतरिम फिलिस्तीनी प्रशासन की स्थापना। सुनने में तो ये प्लान काफी सीधा लगता है, लेकिन मुझे UN के वोटिंग पैटर्न ने चौंका दिया। 13 देशों ने पक्ष में वोट किया, पर रूस और चीन, उन्होंने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। हाँ, बेदा है। ये क्लासिक बड़ी शक्तियों की कूटनीति है। वीटो करने का मतलब होता सीधे सीधे अमेरिका से टकराव मोड़ लेना, जो शायद वो इस मोड़ पर नहीं चाहते। सही। लेकिन वोटिंग से दूर रहकर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो इस अमेरिकी नेतृत्व वाले प्लान से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। ये एक तरह से कहने का तरीका है कि हम इसे रोक नहीं रहे हैं, लेकिन हम इसके साथ भी नहीं हैं।
ये दिखाता है कि वैश्विक शक्तियों के बीच इस मुद्दे पर कितना गहरा मतभेद है। और हमास का क्या कहना है? क्योंकि दिन के आखिर में उन्हें भी एक पार्टी तो माना ही जाएगा। और यहीं पर ये योजना सबसे बड़े रोड ब्लॉक से टकराती है। हमास ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। बुरी तरह से। हाँ, उनका कहना है कि ये फलस्तीनी अधिकारों को कमजोर करने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रखने की एक साजिश है। लेकिन एक मिनट, अगर जमीन पर जो सबसे बड़ी ताकतों में से एक है यानी हमास, वही इस प्लान को नहीं मान रही, तो क्या ये सारी कूटनीति सिर्फ हवा में नहीं हो रही? यही इस पूरी शांति प्रक्रिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक टॉप डाउन अप्रोच अपना रहा है, मतलब ऊपर से एक समाधान थोपने की कोशिश कर रहा है। हाँ। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जब तक वहां के मुख्य एक्टर्स इसमें शामिल नहीं होंगे, तब तक किसी भी योजना का लागू होना लगभग नामुमकिन है। तो फिर अमेरिका का प्लान क्या है? अमेरिका शायद सैन्य बल और कूटनीतिक दबाव के जरिए इसे लागू करवाना चाहता है। इसीलिए वो गाजा इजराइल सीमा के पास एक बड़ा सैन्य अड्डा बनाने की भी योजना बना रहा है, ताकि आईएसएफ को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जा सके। और यूरोप का क्या रुख है? क्या वो भी पूरी तरह से अमेरिकी लाइन पे चल रहा है? यूरोप थोड़ा अलग रास्ता अपना रहा है। वो भी शांति चाहते हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग है। जैसे फ्रांस ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण को भविष्य के फलस्तीनी राज्य के लिए एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में मदद की पेशकश की है। अच्छा। ये दिखाता है कि यूरोप अभी भी दो राज्य समाधान को ही असली और टिकाऊ हल मानता है, और वो राजनीतिक प्रक्रिया पर ज्यादा जोर दे रहा है। तो यहाँ पर भू राजनीति का एक बहुत ही दिलचस्प खेल चल रहा है। चलिए शतरंज की बिसात के अलग अलग खिलाड़ियों की रणनीतियों को और गहराई से समझते हैं। अमेरिका का असली मकसद क्या है? सिर्फ शांति स्थापित करना या कुछ और भी? ट्रंप प्रशासन के लिए ये सिर्फ गाजा का मुद्दा नहीं है। उनके लिए ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। उनका मुख्य लक्ष्य है अब्राहम समझौते का विस्तार करना, और उसमें सबसे बड़ा इनाम है सऊदी अरब को शामिल करना। अच्छा। गाजा में शांति उस बड़ी डील को मुमकिन बनाने की एक शर्त जैसी है। इसीलिए मार्को रूबियो और लिंजे ग्राहम जैसे अमेरिकी नेता लगातार हमास के निरस्त्रीकरण पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि इसके बिना इजराइल किसी भी बड़े डील के लिए तैयार नहीं होगा। बिल्कुल। मुझे इजराइल की स्ट्रैटेजी समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। एक तरफ उन्हें सऊदी अरब जैसे पार्टनर चाहिए जो अब्राहम समझौते के लिए जरूरी हैं। दूसरी तरफ वो उस दो राज्य समाधान को ही खुलेआम खारिज कर रहे हैं जो सऊदी अरब की सबसे बड़ी शर्त है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? और आपने उस नस पर हाथ रख दिया है जो इस पूरे संकट की जड़ है। यही समय मध्य पूर्व की जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा विरोधाभास है। नेतन्याहू सरकार के लिए फलस्तीनी राज्य की स्थापना एक रेड लाइन है जिसे वो पार नहीं कर सकते। उनकी प्राथमिकता सिर्फ सुरक्षा है। हाँ, उनकी पहली और आखिरी प्राथमिकता हमास का पूर्ण निरस्तीकरण और इजराइल की सुरक्षा है। वो सऊदी अरब से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। वो उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान के खतरे को सामने रखकर वो सऊदी अरब को बिना फलस्तीनी राज्य की शर्त माने भी समझौते के लिए मना लेंगे। और सऊदी अरब का क्या रुख है? क्या वो इस दबाव के आगे झुक सकते हैं? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी एक मुश्किल स्थिति में हैं। वो इजराइल के साथ संबंध सामान्य करना चाहते हैं क्योंकि इससे आर्थिक और रणनीतिक फायदे हैं। लेकिन वो मुस्लिम जगत में अपनी साख को दांव पर नहीं लगा सकते। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि संबंध सामान्य होंगे, लेकिन उसकी कीमत फलस्तीनी राज्य की स्थापना की दिशा में एक ठोस और स्पष्ट रोड मैप है। तो वो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। इस खेल में एक और खिलाड़ी है जो अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तुर्की। उसकी क्या रणनीति है? तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान इस संकट को एक अवसर की तरह देख रहे हैं। वो गाजा के पुनर्निर्माण और भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था में एक सेंट्रल रोल चाहते हैं। लेकिन उनका हमास के साथ जो कनेक्शन है वो इजराइल के लिए एक बड़ी चिंता है। बिल्कुल। इजराइल को डर है कि तुर्की के जरिए हमास फिर से किसी न किसी रूप में सत्ता में बना रह सकता है, जो उनके लिए अस्वीकार्य है। एक फुटबॉल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? आगे क्या होने की संभावना है? भविष्य कई चीजों पर निर्भर करेगा। एक बड़ा बदलाव जो हमें देखने को मिल रहा है वो है इजराइल की अपनी सुरक्षा रणनीति में। वो कैसे? विश्लेषकों का मानना है कि पहले इजराइल का फोकस छोटे नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे हमास या हिजबुल्लाह पर था, लेकिन अब ईरान और तुर्की के बढ़ते सैन्य प्रभाव ने उन्हें अपनी पारंपरिक सोच बदलने पर मजबूर कर दिया है। अब उन्हें बड़े राष्ट्र राज्य के खतरों से निपटना है, और इसके लिए उन्हें सऊदी अरब जैसे सहयोगियों की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। और अब्राहम समझौते का भविष्य कैसा दिख रहा है? क्या सऊदी अरब के बिना ये आगे बढ़ पाएगा? यहाँ एक दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है। कजाकिस्तान ने अब्राहम समझौते में शामिल होने की घोषणा की है। अच्छा, ये तो मध्य एशिया में एक बड़ा कदम है।
हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है और दिखाता है कि समझौते की अपील अभी भी बनी हुई है। लेकिन ये भी सच है कि समझौते का असली वजन और भविष्य सऊदी अरब के फैसले पर ही टिका है। अगर सऊदी शामिल होता है तो ये एक गेम चेंजर होगा। बिल्कुल। और अगर नहीं, तो ये समझौता एक सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाएगा। और उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल का क्या होगा जिसकी तैनाती की योजना है? क्या वो वाकई जमीन पर स्थिरता ला पाएगा? उस बल की तैनाती, जिसकी योजना 2026 की शुरुआत में है, गाजा में स्थिरता लाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। लेकिन इसकी सफलता कई अगर-मगर पे टिकी है। जैसे कि क्या उसे सभी स्थानीय गुटों का समर्थन मिलेगा? क्या उसके पास अपने मैंडेट को लागू करने की ताकत होगी? और सबसे जरूरी, क्या उसके पीछे एक मजबूत राजनीतिक समाधान का ढांचा होगा? सही बात है। बिना राजनीतिक समाधान के कोई भी सैन्य बल ज्यादा दिन तक शांति कायम नहीं रख सकता। बिल्कुल। तो आज की हमारी पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही अहम और शायद थोड़े परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करती है। वो सवाल यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने एक शांति योजना का समर्थन किया है, अमेरिका सैन्य अड्डा बना रहा है, दुनिया भर के देश कूटनीति में लगे हैं, लेकिन जमीन पर हमास ने फिर से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। तो क्या एक अंतर्राष्ट्रीय योजना वास्तव में शांति ला सकती है? या ये केवल एक नए तरह के संघर्ष की नींव रख रही है, जहां नियम और खिलाड़ी तो बदल गए हैं, लेकिन खेल वही पुराना है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हमारे लिसनर्स को आने वाले हफ्तों में नजर रखनी चाहिए। आज की इन जटिल वैश्विक घटनाओं को समझने के लिए सटीक, बहुआयामी और समय पे जानकारी होना कितना जरूरी है, ये हमारी आज की बातचीत से साफ है। और यहीं पे स्टाइलो न्यूज़ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टाइलो न्यूज़ एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे खुफिया पेशेवरों ने बनाया है। ये आपको सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स से जानकारी लेकर आपके लिए व्यक्तिगत इंटेलिजेंस शैली की ब्रीफिंग तैयार करने की सुविधा देता है। ये 20 से ज़्यादा भाषाओं से जानकारी खींचता है, उसका विश्लेषण करता है और आपको कुछ ही सेकंड में वो महत्वपूर्ण बातें बताता है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। AI संचालित समाचार ऑन डिमांड प्राप्त करने के लिए www.stylonews.com पर स्टाइलो न्यूज़ की सदस्यता लें। आज की इस गहरी और ज़रूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भविष्य में किन विषयों पर बात करें, ये हमें ज़रूर बताएं। और नवीनतम जानकारी और विश्लेषण के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें।